समझदार बहू। आजकल घर में बुजुर्गों को बोझ क्यों समझा जाता है। रमेश दास जी की कोई सरकारी जॉब तो नहीं थी, लेकिन गांव में जो पुश्तैनी जमीन थी उसी में से खेती बाड़ी करके अपने परिवार को पाला और खूब मेहनत करके अपने दोनों बच्चों को उच्च शिक्षा दिलवाई। और आज उन्हीं की बदौलत दोनों बच्चे उच्च सरकारी पदों पर थे और सरकारी नौकरी लगने के कारण उनकी शादी भी बहुत जल्दी अच्छे घरों में संपन्न हो चुकी थी। समय बीतने के साथ दोनों के बच्चे भी हो जाते हैं और अब दोनों बेटे अपने बच्चों के भविष्य के लिए शहर में जाकर बसने का निर्णय करते हैं और पिता रमेश दास जी इस बारे में बात करते हैं। वह भी दोनों बेटों के निर्णय से सहमत हो जाते हैं, लेकिन वह खुद शहर जाकर रहने से यह कहकर मना कर देते हैं कि हमें कहाँ शहर का वातावरण रास आएगा, हम तो गांव में ही ठीक हैं। दोनों बेटा पिताजी के फैसले पर सहमत हो जाते हैं और उनको हर महीने खर्चा भेजने की बात कहकर अपने परिवार के साथ शहर में बस जाते हैं। अब जब तक रमेश दास जी जीवित रहे तब तक उनकी पत्नी सुधा जी भी गांव में ही थी, लेकिन पति की मृत्यु के बाद उन्हें अकेलापन खाने लगा और बुढ़ापे की वजह से बीमार भी रहने लगी। जब पड़ोसियों ने कहा, अम्मा जी अब बुढ़ापा आ गया है, अब आप अपने बेटे बहू के पास जाकर क्यों नहीं रहती। सुधा जी को भी अपने पड़ोसी की बात सही लगी और उसने अपने दोनों बेटों को खबर भिजवा दी कि उसे लेने आ जाए। तो उनका बड़ा बेटा नीरज उनको शहर ले आया और आदर भाव से अपनी माँ की सेवा करने लगा। लेकिन नीरज की पत्नी राधा को अपनी सास का यहाँ आना बिल्कुल पसंद नहीं आया, क्योंकि अब उसकी आज़ादी में खलल जो पड़ने लगी थी और उनकी सेवा करनी पड़ रही थी। उन्हें समय पे दवाइयाँ देना, डॉक्टर को दिखाना। सुधा जी की इच्छा होती थी कि उनकी बहू थोड़ी देर उनके पास बैठे, उनसे बातें करे, लेकिन अब तो आए दिन राधा अपनी सास को लेकर नीरज से झगड़ा करने लगी। नीरज उसको खूब समझाता कि कल के तुम्हारी भी बहू आएगी, माँ के जैसा तुम्हारा भी बुढ़ापा आएगा, तब तुम्हारा क्या होगा। लेकिन राधा उनकी एक बात भी ना सुनती और एक दिन राधा ने साफ साफ कह दिया कि आप दो भाई हो तो माँ की जिम्मेदारी हम अकेले क्यों उठाएं। अब से माँ जी 6 महीने हमारे पास और 6 महीने अपने छोटे बेटे के पास रहेगी। अब नीरज बेचारा क्या करता। अब दोनों भाइयों की आपसी सहमति से ऐसा ही हुआ। अब बेचारी सुधा जी 6 महीने बड़े बेटे और बहू और 6 महीने अपने छोटे बेटे और बहू के पास रहने लगी। और जब वह 6 महीने अपनी बड़ी बहू के पास रहने आती तो फिर वही झगड़े शुरू हो जाते कि बुढ़िया तो गंदगी कर देती है, उसे ढंग से खाना नहीं आता, दिन भर परेशान करती रहती है। इन्हीं तमाम बातों को लेकर नीरज भी अपनी पत्नी के व्यवहार से बहुत दुखी रहता था, लेकिन पत्नी के आगे उसकी एक न चलती। नीरज का इकलौता बेटा आयुष भी अपनी माँ के दादी के प्रति व्यवहार से बहुत दुखी रहता था। वह अपनी दादी का खूब ख्याल रखता था और ऑफिस से आते ही सबसे पहले अपनी दादी के पास जाता था। दादी जिस चीज़ के लिए भी कहती वो लाकर देता था। आयुष का अपनी दादी के प्रति स्वभाव बहुत अच्छा था। आयुष की सगाई अभी 3 महीने पहले ही उसी के ही ऑफिस में साथ काम करने वाली रानी से तय हुई थी और 1 महीने बाद ही दोनों की शादी होने वाली थी। लेकिन आयुष की शादी की और कोई ध्यान नहीं था, क्योंकि वह रोज रोज अपनी माँ और दादी के झगड़े से परेशान रहने लगा था। 1 महीने बाद जैसे ही शादी की तारीख नज़दीक आती है तो राधा अपनी सास को यह कहकर किसी वृद्धाश्रम में भेज देती है कि बाद में बुला लेगी। अभी यहाँ शादी के माहौल में उनकी देखभाल कौन करेगा। राधा के आगे किसी की एक न चलती और सुधा जी को वृद्धाश्रम भेज दिया जाता है। शादी होने के बाद कुछ ही दिन बाद
जब आयुष की पत्नी रानी को पता चलता है कि दादी माँ वृद्धाश्रम में है तो वह दादी को वापस लाने की जिद करती है। जब राधा को ये पता चलता है कि बहू दादी को वापस घर लाने के लिए कह रही है तो वह बहुत गुस्सा होती है और अपने से कहती है, कल की आई बहू अब हमें सिखाएगी कि हमें क्या करना है और क्या नहीं। यह बात सुनकर रानी को बहुत गुस्सा आ जाता है। वह अपनी सास से कहती है, माँ जी, आपकी सास के तो 2 बेटे हैं, इसीलिए 6 महीने इधर और 6 महीने दूसरे बेटे के पास रहती है और आखिर में आपने उनको वृद्धाश्रम भेज दिया। पर आप या तो सोचो, आपका तो एक ही बेटा है, आप 6 महीनों तो यहाँ रह लोगी, बाकी के 6 महीनों कहाँ रहोगी? आपको तो शायद हमेशा के लिए एक वृद्धाश्रम में रहना पड़े। बहू की यह बात सुनकर राधा एकदम अवाक सी रह गई। अब एक शब्द भी राधा के मुंह से नहीं निकल रहा था। पास खड़े नीरज जी मंद मंद मुस्कुरा रहे थे कि जो मैं इतने दिनों से अपनी पत्नी को समझाने की कोशिश कर रहा था, वह बात तो मेरी बहू ने आते ही समझा दिया। दूसरे दिन ही आयुष दादी को वृद्धाश्रम से ले आया और दादी जैसे ही गाड़ी से नीचे उतरी तो राधा दादी के पास जाकर रोने लगी और अपने किए की माफ़ी मांगने लगी। तो सुधा जी ने कहा, अरे बहू, तुम्हें अपने किए की पछतावा है तो यही तुम्हारी माफ़ी है। सुधा जी ने अपनी बहू राधा को गले लगा लिया और अपने पोते की पत्नी रानी के सिर पर हाथ रखते हुए कहा कि तुम सच में घर की लक्ष्मी हो। तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हें बहुत अच्छे संस्कार दिए हैं कि तुमने आज अपनी समझदारी से मेरी बहू का मन भी बदल दिया। और यह कहकर सुधा जी ने रानी को गले लगा लिया। तभी आयुष हंसते हुए कहता है, अरे दादी, आप तो मुझे भूल ही गई। तो सुधा जी कहती है, आजा, तू भी आजा, तू तो मेरा लाडला बेटा है। दूर खड़े नीरज जी की आंखों में खुशी के आंसू आ जाते हैं और मन ही मन सोचते हैं कि बहू की समझदारी से आज हम सब साथ हैं और साथ ही भगवान का शुक्रिया कर रहे थे। धन्यवाद दोस्तों, कहानी को पूरा सुनने के लिए। घर को स्वर्ग में एक औरत बनाती है और घर को नर्क भी एक औरत ही बनाती है। दोस्तों, अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारी छोटी सी फैमिली का हिस्सा ज़रूर बनिएगा। जय श्री राम दोस्तों।